सोशल रिव्यू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। इंडिया में किसानों का एहतजाज एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। सैकड़ों किसानों ने रियासत पंजाब और हरियाणा की कई सड़कों को बंद कर दिया है। इंडिया के किसान गुज़िश्ता बरस नवंबर से दारुल हुकूमत दिल्ली की सरहद पर ज़रई क़वानीन की मनसूखी के लिए कैंप लगाए बैठे हैं। किसान यूनियंस और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो चुके हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ज़रई क़वानीन से किसानों की आमदन में इजाफा होगा, जबकि किसान यूनियंस के मुताबिक ये क़वानीन गैर मुनसिफ़ाना और इस्तेहसाल का बाइस हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन ज़रई इस्लाहात को मुल्क के शोबा ज़राअत के लिए इंतहाई अहम करार दिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि काश्तकारी और पैदावार में इजाफे के वादों के बरक्स ये क़वानीन उन्हें गुर्बत में धकेल देंगे। इंडिया में किसानों की तहरीक की तारीख पुरानी है और गुज़िश्ता 100 बरस में पंजाब, हरियाणा, बंगाल, जनूबी और मगरबी इंडिया में बहुत सारे मुजाहरे हुए हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि किसानों का ख्याल है कि वो जो चाहते थे वो नए कानून में नहीं। मरकज़ी हुकूमत ये कहती रही है कि हकीकत में नया कानून सिर्फ किसानों के मफाद की बात करता है, क्योंकि अब किसान अपनी फसलें निजी कंपनीज को बेच सकेंगे और ज़्यादा रकम कमाएंगे। लेकिन किसान तंजीमों ने इस पेशकश को इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया है कि उन्होंने तो ये कभी तलब ही नहीं किया था। इंडिया की बहुत सी रियासतों में अब भी किसान अपनी पैदावार निजी खरीदारों को फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन ये क़वानीन इसको कौमी सतह पर ले जाएंगे। किसानों के सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात पर है कि इससे आढ़त की मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाएगा। आड़त से मुराद लेन देन करवाने वाला शख्स या मिडिल मैन है। इसका नतीजा ये होगा कि अगर उन्हें निजी खरीदार मुनासिब कीमत अदा नहीं करेंगे तो उनके पास अपनी पैदावार को मंडी में फ़रोख्त करने का रास्ता नहीं होगा और इनके पास सौदेबाजी करने के लिए कोई मौका बाकी नहीं रहेगा। इसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे न्यूयॉर्क में होने वाले एहतजाज की। न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एक एहतजाजी मुज़ाहरा हुआ, जहां भारतीय हुकूमत और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुज़ाहरे में भारतीय निजात सिखों और मुसलमानों के अलावा मसीही बिरादरी भी शरीक हुई। मुज़ाहिरीन भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की शिद्दत पसंदी पर मबनी पॉलिसीज़ के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो सलूक हो रहा है वो इंतहाई मुश्किल है। सरेआम कोड़े मारे जाते हैं, ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करवाया जा रहा है और अपने मजहब की तबलीग करने वालों को इंतखाबी ढोंग के नाम पर गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सिख तंजीम के रहनुमा हैं अमरजीत सिंह। उनसे कुछ सवालात के जवाबात लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सिख रहनुमा अमरजीत सिंह हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमरजीत साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि इंडिया में किसानों की जो भारत बंद हड़ताल का सिलसिला जारी है, किसान नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज अब क्यों जारी है और नए ज़रई क़वानीन क्या हैं? देखिए, जिस दिन भारत बंद का सदा दिया गया है, एक्चुअली ये वो दिन था जिस दिन भारत के प्रेसिडेंट कोविंद ने उन 3 बिलों पे साइन करके उसको कानून में कन्वर्ट किया था। यही कारण था कि ये दिन भारत बंद के लिए चुना गया और इसकी एक अच्छी कोइंसिडेंस थी कि मोदी अमेरिका में था और उसको अकेला यही नहीं कि माइनॉरिटीज ने उसको चैलेंज किया और चेज किया। किसानों का एजिटेशन जो वहां था उसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ था और बहुत बड़ी गिनती में किसानों के झंडे उठाए हुए जो हैं मुजाहरा करने वाले वो भी उसमें शामिल थे। सो जाहिर है कि एक तरफ एक अंदाजे के मुताबिक 900 से ज्यादा जो है वो मौतें हो चुकी हैं इस किसान एजिटेशन के चलते। अब इसका जो दायरा कार है वो अकेला पंजाब, हरियाणा या दिल्ली तक महदूद नहीं है। जैसे इस बंद ने ये साफ किया कि भारत भर में ट्रेनों की आवाजाही पे भी काफी बुरा असर पड़ा और इवन कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। सो जाहिर है कि हुकूमत के ऊपर दबाव तो बन रहा है, लेकिन कुछ उनका ऐसा अपना इस किस्म का पॉलिटिकल एजेंडा है कि खासतौर पे जो यूपी में 2022 में इलेक्शंस हैं वो कोई अपना कमजोर पार्ट नहीं दिखाना चाहते। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है भी अकेले भारत में नहीं, अगर दुनिया में कहना हो तो इतना लंबा वक्त किसी एजिटेशन का सरवाइव करना, वो भी अपनी लैंड पे नहीं। जो अब पंजाब से किसान आते हैं वो 300 मील दूर दिल्ली में आके बैठे हुए हैं और इसमें
औरतें बहुत बड़ी गिनती में शामिल हैं। बेशक भारत का गोदी मीडिया इस सभी को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, लेकिन आम लोगों तक भी अब ये मैसेज पहुंच रहा है और बाहर डायस्पोरा में भी इस सारे किसान एजिटेशन ने एक ऐसी एनर्जी भरपा की है कि भारत की हुकूमत के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हर तरफ हो रहे हैं। अमरजीत साहब, ये बताइए कि हुकूमत ने कवानीन में तब्दीली की तजवीज़ दी है और मुज़ाकरात जो चल रहे हैं हुकूमत और किसानों की तंजीम के खिलाफ, इन कवानीन को इन मुज़ाकरात के बावजूद 18 माह तक मुअत्तल करने की पेशकश भी की है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो इन कवानीन की मुकम्मल मनसूखी से कम किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं। आपको हालात क्या रुख इख्तियार करता नजर आते हैं? देखिए मोहतरमा, इसका ब्रीफ अगर मैं बैकग्राउंड दूं कि पहले 6 महीने उन्होंने ऑर्डिनेंस वो लाए और तीन जो ये बिल बाद में कानून बनाए पार्लियामेंट ने, ना इस पे किसी ने डिस्कस किया, ना किसानों की किसी ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फिडेंस में लिया, ना ही एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने कोई अपना इसके ऊपर कोई उनकी राय ली गई और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जो 18 महीने की सस्पेंशन है गवर्नमेंट की ओर से, एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर निहित है और इसमें भी अगर बात करें तो अब ऑलमोस्ट 1 साल होने को हुआ है। और जो बातचीत की बात है, किसान ये समझते हैं कि ये तीनों कानून अंबानी, अडानी, पतंजलि जो इनके बहुत बड़े कॉरपोरेट हिंदुत्वी इंडियंस बने हुए हैं, जो कि सब हर चीज को प्राइवेटाइज कर रही है ये मोदी गवर्नमेंट, उनको फायदा पहुंचाने के लिए है। 10-11 दौर बातचीत के 26 जनवरी 2021 तक चले, लेकिन उनमें से निकलना कुछ नहीं था। किसानों ने एक बात बिल्कुल वाजिया की हुई है कि हम इन तीनों कानूनों का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। इनमें कोई गुंजाइश नहीं है कि इनको आप कोई अमेंडमेंट के साथ इंप्रूव कर सके। और यही बात जो किसानों के एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी ये कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इन कानूनों को 18 महीने के लिए सस्पेंड किया, तब उन्होंने एक अपनी एग्रीकल्चर कमेटी भी बनाई थी जिनमें 2-3 एक्सपर्ट लिए गए थे। उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट दी भी 2 महीने हो चुके हैं, मगर हुकूमत ने अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया। सो इसमें कोई शक नहीं है कि किसान इसी बात को लेकर ही अड़े हुए हैं, कायम हैं और रहेंगे भी कि ये कानून मुकम्मल तौर पे खत्म होने चाहिए। इनमें अमेंडमेंट्स का जो है वो कोई इसमें अमेंडमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये इन कानूनों को मुकम्मल तौर पे जाना होगा। अमरजीत साहब, ये बताइए कि भारत में किसान मुल्की आबादी का कितना फीसद है और इनके एहतजाज से क्या मुल्की मईशत पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, रफली जो डेटा है उसके मुताबिक भारत में लगभग 65% लोग जो हैं उनका दारोमदार जो है वो एग्रीकल्चर पे है या खेती बाड़ी पे है। और इसमें पंजाब हरियाणा की स्टेट्स इसलिए भी जो है वो फ्रंटल रोल ले रही हैं कि इस बात का ध्यान रहे कि भारत के सेंट्रल पूल में जितनी कनक, गेहूं जाता है उसका 60% अकेला पंजाब देता है और जो चावल है उसका 40% जो है अकेला पंजाब से जाता है। हरियाणा में भी और वेस्टर्न यूपी के भी वो बेल्ट जहाँ की सिख फार्मर बड़ी गिनती में आबाद हैं, जो कि 47 के बाद पाकिस्तानी पंजाब से ही यहाँ आके जो है सेटल हुए और उनका जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर ही है, वो भी बड़ी गिनती में जो है वो शामिल है। इसलिए भी क्योंकि इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट बेशक भारत की मैशत के ऊपर और उनकी इकोनॉमी के ऊपर तो ऑलरेडी ये असरअंदाज हो रहा है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और सिख फार्मर्स ये समझते हैं कि ये हमारा इकोनॉमिकल जेनोसाइड का फाइनल स्टेप है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो खुदकुशियां हैं किसानों की वो पंजाब में होती हैं या साउथ में केरला, जहां के बहुत स्पाइसेस और दूसरे पैदा करने वाले किसान भी गुर्बत का शिकार हैं और वहां होती हैं। कर्नाटका और तेलंगाना में भी है। सो बेशक लीड इसको पंजाब और हरियाणा ने किया है इस सारे को, लेकिन सारे भारत के ऊपर इसका इफेक्ट है। भारत की इकोनॉमी जो है वो और भी इफेक्टेड होगी। हालांकि ये भी एक बात सच है कि कोविड-19 के चलते जहां के जो
कारोबार थे वो तबाह हुए, क्योंकि खेती बाड़ी पे ही सब कुछ मुनहसर है। खेती बाड़ी सेक्टर ने बिट्रे नहीं किया है किसी की भी होप्स को, और मिनिमम सर्वाइवल तो हुई है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये किसान समझते हैं कि अगर हमारे खेत, इनकी मलकियत अंबानी अडानी के पास चली गई तो हम तो अपने खेतों में ही मजदूर बन के रह जाएंगे, और यही लोग जो हैं ये इसका फायदा उठाएंगे। यह भी एक बड़ा कारण है जो कि इन खेती कानूनों का विरोध किया जा रहा है। ये बताइए कि भारत में किसानों की तहरीक का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, अगर मोदी सरकार का पिछले 7 साल का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पहली टर्म 2014 से 2019 तक वो रहा, फिर दूसरी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ ये आए 300 प्लस सीट्स के साथ, तो एक बात तो जाहिर है कि ये प्रभाव देने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत टफ हैं, हम बेंड नहीं करते, और ये बात शायद पूरी तरह गलत भी नहीं है। अगर हम आर्टिकल 370 35A के हवाले से देखें, उससे पहले भी CAA और NRP जिन कानूनों की दुनिया भर में मुखालफत हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्टेप बैक नहीं किया। फर्क इतना है कि उस मामले में इनको ये मुसलमानों के साथ जोड़ के और पाकिस्तान के साथ जोड़ के जो एक हिंदुत्व का उन्होंने एक दैंत खड़ा किया हुआ है, इसलिए उनको परवाह नहीं थी। लेकिन इस बार ये ठीक है कि ये अपनी आई पे बेशक समझें कि हम आए हुए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस बार इनका पाला उन पंजाब के सिखों से पड़ा है जिनकी अपनी जो तारीख है वो यही है कि बेशक दहाके बीत जाएं या कोई भी वक्त हो, वे अपने जो भी उन्होंने स्टैंड लिया उससे पीछे नहीं हटते हैं। और दूसरी बात, ये इकोनॉमिकल सर्वाइवल का मामला है। जब आपके बेसिक राइस बॉल को कोई तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर कमजोर से कमजोर भी जो है वो शेर बन के खड़ा हो जाता है। सो मैं समझता हूं कि ये अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी के साथ मिला के देख रहे हैं, और पंजाब में इनकी ये कोशिश है कि किसान जथेबंदियों में घुसपैठ की जाए, और कैप्टन अमरिंदर जिसने पंजाब के चीफ मिनिस्टर के बतौर रिजाइन किया है, आज वो अमित शाह से मिला है, और ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। पंजाब में भी इलेक्शंस हैं 2022 में, तो उस हालात में हो सकता है कि अपना कोई चेहरा सामने रख के ये क्रेडिट उसको दें, वापस ले लें, लेकिन बीजेपी इसको सीधे हार के तौर पे नहीं लेगी कि उनकी डिफीट हो, क्योंकि उसका फिर इफेक्ट जो है वो आने वाली इलेक्शंस में 2022 में पंजाब और यूपी में, और 2024 में जब दोबारा पार्लियामेंट की इलेक्शन होनी है उन पे पड़ेगी। सो अभी तो वेट एंड सी की स्ट्रेटजी है, और दोनों तरफ का जो रुख है वो काफी कड़ा रुख है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बातचीत करेंगे न्यूयॉर्क में एहतजाजी मुजाहरे की। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अमरजीत सिंह सिख रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अमरजीत साहब, न्यूयॉर्क में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जनरल असम्बली से खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा हुआ। इस मुजाहरे का क्या मकसद था और कौन कौन लोग इस मुजाहरे में शामिल थे? देखिए, एक बात हमने बड़ी वाज़ेह की हुई है कि जो भी भारत का VIP सो कॉल्ड, वो प्राइम मिनिस्टर हो या उनका कोई और मिनिस्टर हो, जब बाहर आते हैं, और ख़ास तौर पे सितंबर के महीने में जब यहाँ UN जनरल असेंबली का सेशन होता है, तो पिछले 30 साल से तो मैं खुद प्रोटेस्ट को लीड कर रहा हूँ, ये होता है। लेकिन इस बार खास तौर पे जो मोदी का माइनॉरिटीज के प्रति एटीट्यूड है, या जो हिंदुत्व या नाजीज्म की तर्ज की इनकी हुकूमत है, उसका विरोध बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है वहां भी और यहाँ भी। और हमने इस बात को इस बार यकीनी बनाया था कि इसको हम पूरी तरह चेज करेंगे। इसीलिए जिस होटल में वो ठहरा था वाशिंगटन में, वो बुधवार को आया, वीरवार रात वहां जोरदार प्रोटेस्ट था होटल के बाहर। शुक्रवार फ्राइडे के दिन, जबकि जुमे के दिन, जबकि वहां बाइडन के साथ 1-to-1 मीटिंग भी थी इसकी मोदी की, और बाद में क्वाड की मीटिंग भी थी,
वहां भी बहुत बड़ी गिनती में इसने जो है वो एहतजाज किया, और यही वहां भी हमारा मुतालबा था कि ये नाजी तर्ज की हुकूमत है, और ये अमेरिका जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका प्रेसिडेंट इस किस्म के खूनी मर्डर से मिले, ये अमेरिकन वैल्यूज की तौहीन है। और जिस दिन सैटरडे 25 को मोदी ने एड्रेस किया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को, हमें उसका वक्त मालूम था कि सुबह 9 बजे न्यूयॉर्क टाइम उसने बोलना है। सो चारों तरफ से, वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट ही नहीं, अमेरिका भर की स्टेटों से रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए थे। सो सुबह 9 बजे 400-500 के करीब सिख जो हैं वो यूएन जनरल असेंबली के बाहर इकट्ठे थे, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया ये गिनती और भी बढ़ती चली गई, और बाद दोपहर हमें वहां कश्मीरी भाई बहनों ने भी एक अपनी रैली रखी हुई थी, उसमें भी हमने ज्वाइन किया। सो ये टुगेदरनेस के साथ, जिसमें अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ईस्ट कोस्ट सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी, सिक्स फॉर जस्टिस, सिक्स यूथ ऑफ अमेरिका, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस, और क्योंकि यहाँ बड़ी गिनती में सिख रहते हैं, गुरुद्वारे 40 के करीब गुरुद्वारे जो है अकेले न्यूयॉर्क में हैं, सो बहुत से गुरुद्वारों ने बसों का प्रबंध किया हुआ था। ऐसे मौके के ऊपर ये सिख कौम का इशू बन जाता है, इसमें कोई एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हम समझते हैं कि ये सभी का एक इकट्ठे तौर पे किया हुआ मुजाहरा था, और जिसने बिल्कुल इनको हिला के रख दिया। ये बताइए कि भारत में अक़लियतें तो कभी भी महफूज नहीं रहीं, लेकिन अब खुद हिंदू भी इस शिद्दत पसंदी का शिकार हैं, और जिस तरह से बात हो रही है कि जी मोदी के 7 साल दौरे हुकूमत में लोगों को मसाइल ही मसाइल हुए हैं, तो क्या मोदी की हुकूमत को इन तमाम तर चीज़ों से, यानी कि जो अब शिद्दत पसंदी बढ़ रही है, कोई नुकसान पहुँच सकता है? देखिए मोहतरमा, दो बातें हैं इसमें। एक तरफ तो हिंदू धर्म की बात है, एक इनकी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है जो 20th सेंचुरी में सावरकर ने दी, और बाद में आरएसएस ने जो नाजी जर्मनी था उसकी तर्ज के ऊपर ही, अगर उन्होंने वन नेशन वन रेस वन पीपल कहा, तो इन्होंने हिंदू हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का नारा दिया। और 2014 में पहली बार इस पार्टी के पास हुकूमत आई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। हालांकि उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, एक बार 13 दिन, एक बार 13 महीने, एक बार लगभग 4 साल, पर वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। सो एक बात का ध्यान रहे कि भारत में भी जो आजादी पसंद, बेशक वो इंडियन पैट्रियट है, वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के हमायती नहीं है, लेकिन मोदी हुकूमत ने नाजी तर्ज के ऊपर पहले तो मीडिया को पूरा कंट्रोल किया। आज भारत का मीडिया पूरी तरह गोदी मीडिया, अगर ये लफज रवीश कुमार जो एनडीटीवी के बड़े बेबाक किस्म के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि सिविल लिबर्टीज की जो बात करने वाले एमनेस्टी इंटरनेशनल के, जो कि वहां भारत के ही लोग वहां के डायरेक्टर और दूसरे होते हैं, उनके दफ्तरों को बंद किया है, एनजीओज की आवाज को कुचला, और फिर इवन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जैसे गौरी लंकेश थी, जो कुलभूर्ति थे वहां कर्नाटका के, और उसके बाद बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वहां इस पीरियड में मारे गए हैं। और इस बात का ध्यान रहे कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक उन्होंने भारत में मीडिया को पार्शियली फ्री कहा है और 142वें नंबर पे रखा है, क्योंकि आवाज तो है डाइसेंट की, मेजोरिटेरियनिज्म के बावजूद, लेकिन जो इनका पोल प्लैंक है और जिसमें वो आज भी कामयाब हो रहे हैं, वो है पोलराइजेशन ऑफ द सोसाइटी। हिंदुओं में इस कदर इनसिक्योरिटी का पैदा करना, क्योंकि कुल मिला के बेशक हम दलित की बात करते हैं, वो भी परसिक्यूट हो रहे हैं, दूसरे भी हैं, मगर जब वो हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू का पत्ता खेलते हैं तो 80% भारत में तो जो है वो पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है। वो चाहे दलित, जिनको ये हिंदू भी मानने को तैयार नहीं है, उनको अनटचेबल या अछूत कहते हैं। सो किसी हद तक उनको लगता है कि उनके जो पोल प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इस पोलराइजेशन से निकलते हैं। बेशक भारत का अपना इमेज इंटरनेशनली बहुत नीचे गया है, बहुत बदनामी हो रही है, भारत को एक जिसको नेगेटिविटी मिल रही है, लेकिन उनको वो ये लगता है कि वो अपने पोलराइजेशन के एजेंडे में
कामयाब हो रहे हैं। बाकी तो आने वाले पीरियड में पता लगेगा, क्योंकि गुंडागर्दी के जोर पे वोटें ली भी जा रही हैं। ईवीएम मशीनों के ऊपर भी जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई इनमें भी ये गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में ऐसे लगता है कि उन्हें लगता है कि वो अपने एजेंडे को, हिंदुत्व के एजेंडे को, हिंदुस्तान के एजेंडे को आगे ले जा रहे हैं और उन्हें जो है वो मेजॉरिटी की सपोर्ट हासिल है। ये बता दें आखिर में कि भारत में अक़लियतों के साथ रवा सलूक इंतहाई नामुनासिब है और कश्मीर में भी जो कुछ भारत की जानिब से किया जा रहा है वो भी सबके सामने है। लेकिन अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से भी भारत को इस हवाले से ना ही किसी तनक़ीद का सामना होता है, ना ही उसकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस सामने आती हैं, ना कोई करारदाद पास होती है। तो आखिर इन तमाम तर चीज़ों में आप अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को कैसे देखते हैं? देखिए मोहतरमा, मैं अक्सर एक कोट यूनाइटेड नेशंस के बारे में कहता हूँ, लिखता हूँ कि ये स्पाइनलेस, गटलेस, टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऐसा ना होता तो आज भी जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन आज से 70+ ईयर्स पहले थे कि वहाँ प्लेबिसाइट करवाया जाए, राय शुमारी करवाई जाए, लोगों से उनकी राय पूछी जाए। तो अगर वो एक एजेंडा जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 13-14 रेजोल्यूशंस है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके तो और इनसे क्या तवक्को है। हम ये समझते हैं कि अल्टीमेटली अमेरिका जो डोमिनेट करता है इस सारे यूएन के एजेंडे को भी, ये उनकी ही विम्स के ऊपर या उनकी विशेष के ऊपर ही फैसले होते हैं। और क्योंकि चाइना के अगेंस्ट जो अमेरिका ने फ्यूचर का अपना एजेंडा बनाया हुआ है, भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे वहां उनका जो है वो साथी है, इसलिए अमेरिका ने आंखें मूंदी हुई हैं। अब ट्रंप के पीरियड में ही कश्मीर में आईनी गुंडागर्दी की गई जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का रुतबा खत्म किया गया, और बाइडन जो कि अदरवाइज 40 साल लगभग सेनेट में रहे, ह्यूमन राइट्स की कमेटी को भी, इंटरनेशनल रिलेशन कमेटी में जो है वो चेयर करते रहे। हालांकि मोदी की इस विजिट के वक्त वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने जरूर डेमोक्रेसी की बात करते थोड़ा बहुत जो है वो आवाज दी कि भाई वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन बाइडन ने तो जब ये दोनों मिले भी उसके बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करने दी, ये कह के कि नहीं यहाँ का मीडिया टू द पॉइंट नहीं है, आपका मीडिया बहुत अच्छा है। हालांकि ये एक अलग किस्म की तनज थी, लेकिन अगर मोदी को यहाँ फेस करना पड़ता अमेरिकन मीडिया को तो जरूर ये सवाल आते। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से हमें ना पहले तवक्को थी ना आज तवक्को है। ये अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में अमेरिका ले जाना चाहता है किसी भी मुद्दे को, यूनाइटेड नेशंस जो है उसी को ही फॉलो करती है। बहुत शुक्रिया। सिख रहनुमा अमरजीत सिंह हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की भारत में किसानों के एहतजाज के साथ साथ न्यूयॉर्क में सिख तंजीमों की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान जो एहतजाजी मुज़ाहरे का इनेकाद किया गया उसके ऊपर भी, और जिस तरह बात की गई कि भारत में अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, उनको जबरन मज़हब तब्दील करवाने के अलावा और दीगर तमाम तर चीज़ों में उन पर ज़िंदगी तंग की जा रही है, इसको किस तरह से तब्दील किया जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ ज़मीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।